तो कैसे हैं आप सभी? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी नई जर्नी को, योद्धा 2027, जो कि है क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। तो इस योद्धा 2027 में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट को, जहां आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, रियल नंबर, बोले तो वास्तविक संख्या। तो सुनो बच्चा, कहानी कुछ प्यारा होने वाला है। इस चैनल पे आपको मिलने वाली है क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट, वो भी योद्धा 2027 नाम का ये जो आपका कोर्स है उसके अंतर्गत। ये बिल्कुल फ्री होने वाला है आपके लिए। क्लियर है कहानी ना एकदम? तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को, क्योंकि इसकी डिटेल तो हम लोग बाद में भी ले सकते हैं। कैसे क्या क्या चीज होने वाला है वो सारा जानकारी बाद में लिया जाएगा, लेकिन तत्कालिक सबसे पहले आज का जो हमारा टारगेट है वो है रियल नंबर। रियल नंबर में हमें देखना क्या क्या है, सबसे पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो सुनो, देखो ये जो तुम्हारा पहला चैप्टर है बच्चा, वास्तविक संख्या, इसमें हमें यह देखना है कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, पूर्णांक किसको बोला जाएगा, परिमेय संख्या कैसा होता है, अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस की आएगी तुम्हारे सामने, इसके बारे में जानकारी लेने के बाद हम लोग बढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की तरफ। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे हम लोग। उसके बाद बढ़ेंगे इस वीडियो में आगे गुणनखंड वृक्ष के बारे में। ठीक है, तुम लोगों ने गुणनखंड तोड़ना सीखा होगा, तो यहां पे जो बात है उसी गुणनखंड को गुणनखंड वृक्ष के फॉर्म में दिखाना होता है हमें। आगे बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। उसके आगे की कहानी लेके चलेंगे। तो सुनो, अपरिमेय सिद्ध करना होता है। उसके बाद दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, और शांत और अशांत दशमलव से पुनः परिमेय संख्या प्राप्त करना। हम लोग का पहला चैप्टर का जर्नी जो होगा यहां तक चलेगा, और इसके बाद मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो तुम्हारे चैप्टर से रिलेट करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक से रिलेट करेंगे, या अदर मॉडल्स वगैरह जो भी हैं वहां से रिलेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसके बाद इस चैप्टर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट किया जाएगा, जो आपको मिलेगा चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपनी गेम को। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चा, वो देख लेते हैं हम लोग। ध्यान रखना गौर से, ये प्राकृतिक संख्या है क्या। तो सुनो, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोला जाता है बच्चा, और गिनती शुरू कहां से होता है, 1 से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनलिमिटेड टाइम तक लेके चले जाओ, ये तुम्हारा कहलाएगा प्राकृतिक संख्या। क्लियर है कहानी ना? यानी कि गिनती की संख्या, ठीक है, गिनती की संख्या ये तुम्हारा होता है प्राकृतिक संख्या, जो शुरू कहां से होता है, 1 2 3 4 इस तरह से कहीं तक लेके चले जाओ, ये होता है तुम्हारा प्राकृतिक संख्या। क्लियर है कहानी एकदम? अब सुनो, जब गिनती की संख्या को 0 से शुरू कर लिया जाए, दूसरा बात तुम्हारे सामने जो आता है वो आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, समझना, सबसे पहले तुम्हारा होता है प्राकृतिक संख्या, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम कि प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है। तो याद क्या रखोगे, गिनती की संख्या जो भी होगी उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? दूसरा बात, और गिनती की संख्या शुरू कहां से होती है, तो 1 से शुरू होती है। याद रखना, 0 की खोज बाद में हुई थी। आगे सुनो, दूसरा पूर्ण संख्या, जब गिनती की संख्या में, ठीक है, या जब गिनती की संख्या को 0 से शुरू कर लिया जाए, कहां से, तो 0 से। देखो 0 1 2 3 4, क्लियर है कहानी? इस तरह से अनलिमिटेड टाइम तक जाओ, यानी कि ये जो 0 अगर बढ़ गया इसमें, केवल 1 से पहले था, तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही प्राकृतिक संख्या था बच्चा, ये तो पहले से ही प्राकृतिक संख्या था, लेकिन जैसे इसमें 0 शामिल हो गया, ये तुम्हारा बन गया पूर्ण संख्या। क्लियर है कहानी ना? यानी कि यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो देखो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है, तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत तो ये आएगा ही नहीं, यानी कुल मिला के 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात को याद रखना। क्लियर हुई बातें? आगे सुनो, तीसरा जो बात तुम्हारे सामने थी वो था पूर्णांक। तो पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो सुनना, जब 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए,
जब गिनती की संख्या में जीरो के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो उससे बनने वाला जो संख्याएं होता है, उससे बनने वाला जो नंबर का सीरीज होता है, उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसी में तुम ऐड कर लो -1, -2, -3, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये वाला जो बन के आया ना बच्चा, इसको बोला जाता है पूर्णांक। क्लियर है कहानी ना? समझ में आई बातें? यानी कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? तो 1 से गिनती शुरू हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। 0 उसी में शामिल हो गया तो पूर्ण संख्या हो गया, और इसी में अगर निगेटिव संख्याएं भी शामिल हो गई तो ये पूर्णांक बन गया। ये बना पूर्णांक का पूरा ढांचा। क्लियर हुआ बात यहां तक? चलो इसके बाद आगे है वो क्या है बच्चा? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलो फटाफट इरेज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बारे में उतना ज्यादा डिटेल से जानकारी क्या लेना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना बात? चलो बच्चा आगे की कहानी देख लिया जाए। अब है तुम्हारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको थोड़ा गंभीरता से लेना। क्लियर है बातें? तो सुनो, सबसे पहली बात परिमेय संख्या। ये परिमेय क्या होगा वो सुनो। देखो अगर इसकी बात करें तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? सो सुनो, यानी दुनिया का प्रत्येक नंबर को तुम परिमेय संख्या बोल सकते हो, बशर्ते क्या नहीं होना चाहिए वो सुनो। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? अगर कोई तुमसे कहे कि अच्छा एक बात बताओ कि -3 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ बच्चा ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 कर देंगे तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा। ठीक ना? उसके बाद कब नहीं होगा? तो केवल याद रखना कि Q जो है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर 0 ऊपर रहे, ठीक ना, 0 अगर ऊपर रहे और नीचे मान लो 3 रहे, तो ये जो है इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। तो हाँ इसको परिमेय संख्या बोलेंगे हम। लेकिन अगर गलती से 3 ऊपर हो और 0 नीचे हो तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसके हिसाब से चलो तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अब मेरी बात अगर थोड़ी सी और मानो तो सुनो गौर से, ये जो परिमेय संख्या होता है ना बच्चा, ये सारा के सारा या तो तुम्हारा पूर्ण वर्ग होगा या ये जो लिखा हुआ नंबर होगा। कुल मिला के याद रखना इन रूट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इन रूट नहीं होना चाहिए। जैसे इन √3 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये हम लोग अपरिमेय में देखेंगे इसको। क्लियर है कहानी? यानी कि परिमेय संख्या को आप सीधा सा ध्यान में रखना, क्या चीज? P/Q के रूप में होना चाहिए, सीधा बात है एकदम। उसके बाद Q इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी किसी भी नंबर के बट्टा में 0 आ गया तो वो नंबर जो होता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, मैथ में उसका कोई अभी तक जगह मिला ही नहीं है। क्लियर? यानी कि केवल बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए, उसके बाद जो भी नंबर आपके पास मिल रहा है सारा के सारा नंबर परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। बशर्ते क्या नहीं होना चाहिए? तो आपका अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय पकड़ने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास। अपरिमेय पकड़ना है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? तो अपरिमेय की बातें करेंगे उसके लिए सुनो। देखो परिमेय संख्या क्या हुआ? क्या बताया तुम्हारे सामने कि दुनिया का सब नंबर पटक दो, सब परिमेय होगा, केवल बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ बातें एकदम ना? अब सुनो कब नहीं होगा परिमेय वो बात सुनो। देखो जब भी कोई नंबर इन रूट दिखाई पड़ जाए, ठीक है, और उसके अंदर कुछ हो और इसका पूरा सॉलिड एकदम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पूरी तरह से इसको नहीं निकाला जा सके। जैसे मान लो हम लिख दिए रूट में 4, तो इसका वर्गमूल निकाल के तुम 2 लिख दोगे तो 2 जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम रूट में 5 लिख दें तो क्या रूट में 5 जो है इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है कंफर्मली? परफेक्ट स्क्वायर है ये? नहीं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ये होता है अपरिमेय संख्या, और जो अपरिमेय संख्या होगा वो तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। तो केवल याद रखना कि जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, और बाकी दुनिया का जो भी नंबर दिखाई पड़ रहा है केवल बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, सब परिमेय संख्या होगा। क्लियर है कहानी? ध्यान रखना इस बात का। यानी कि अगर बोल दे √3 + 2 ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे दिख गया हमको। इस तरह से सिचुएशन को समझना, क्योंकि पकड़ना होता है, हमें पहचानना होता है कुछ बेहतरीन तरीका से इस चीज को। क्लियर है बात ही? तो समझ में आई कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ यहां तक की कहानी? तो चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। पहला कहानी तुम्हारे सामने, यहां से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शुरू होगा तुम्हारी। ठीक है, इससे क्या निकाला जाता है और ये होता क्या है, सबसे पहले वो बात सुन लो। देखो बचपन से ही तुम एचसीएफ निकालना जानते हो, भाग विधि से एचसीएफ तो आता है ना, या वो भी नहीं आता? चलो अगर नहीं आता तो चलो वो भी देखेंगे अभी। तो सबसे पहले बात याद रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकाला क्या जाता है तो एचसीएफ। याद रखोगे क्या कि क्या निकाला जाता है बच्चा? एचसीएफ। इस चीज को याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसके लिए इस्तेमाल होता है। वहां पे 4 ऑप्शन आपका दे देगा, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, गुणनखंड, कुछ भी दे सकता हूं वहां पे। तो याद रखोगे क्या कि एचसीएफ निकालने के काम में आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बनता कैसे है, होता क्या है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए एक क्वेश्चन। तो हम यहां पे क्वेश्चन उठा लेते हैं बच्चा। क्या है वो क्वेश्चन? तो चलो क्वेश्चन रख लेते हैं हम लोग 420 तथा और कितना दिया हुआ है 130। इस क्वेश्चन का हम क्या करने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्लियर हुआ कहानी? तो जब भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना हो तो आप पेज में सेंटर से लेकर एक अच्छा सा लाइनिंग क्रिएट कर लेना। और अब क्या करना सो सुनो। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का आपके पास फार्मूला जो होता है बच्चा, वो होता है कुछ इस तरह से, A = BQ + R। ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फार्मूला। क्लियर है? आगे सुनोगे तो ये A क्या होता है, B क्या है, Q क्या है और R का है। तो सुनो, देखो गौर से, ये होता है भाज्य, ठीक है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये वाली कहानी तुम 5 क्लास, 4 क्लास, 3 क्लास में ही मिल जाता है तुमको, और वही चीज इसमें पढ़ना है तुम्हें। तो अब यहां पे कहानी सुनो, जो सबसे बड़ा वाला रहेगा ना बच्चा, ये वाला सबसे बड़ा वाला, इसको तुम A से रिप्रेजेंट करना, और ये जो छोटा वाला होगा उसको तुम B से रिप्रेजेंट करना। अब यहां पे कहानी तुम्हारे सामने लाए तो सबसे पहले देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकलता तो एचसीएफ ही है, यानी कि कहीं ना कहीं एक मेथड है सिर्फ ये। और यहां पे अगर हम एचसीएफ इसका डायरेक्टली निकाल ले, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो भी बनाने आ जाएगा। जैसे मान लो हम अगर यहां पे करें, इसका एचसीएफ निकालें तो 130 और कितना है ये 420। इसका एचसीएफ निकालो तो 33 39, यहां पे 390, बच कितना गया बच्चा 30। इसको लेके आ जाओ यहां पे, हो गया। अब बताओ कितना बार में आ जाएगा, तो 3 चौके 12, ये हो गया 120। अब बताओ ये हो गया 0, ये हो गया 1। इसको यहां से लेके आ जाओ यहां 30, ये यहां पे करोगे तो 3 बार में 30, कैंसल आउट क्लियरली। तो तुम्हारा पता चलता है कि एचसीएफ होता है बच्चा इतना। ये चीजें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये चीज की जानकारी तो तुमको शुरुआत से ही है। अब यही चीज जो है इसको अपडेट वर्जन में लेके आ जाओ और ऐसे केवल दिखा दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की लीला समाप्त। अब कहो कैसे, सुनो देखो, ये जो पहला वाला दिखाई पड़ रहा है इसको मानो A, ये हो गया तुम्हारा B, ये हो जाएगा तुम्हारा Q और ये हो जाएगा तुम्हारा R। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में ये। सेकेंड स्टेप में चलो तो ये वाला A बन जाएगा, ये वाला B बन जाएगा, ये वाला Q, ये वाला R। थर्ड स्टेप में चलोगे तो तुम्हारा यही सिचुएशन जो है आगे क्रिएट होते चलेगा और जितना लंबा तक चला जाए, बस हूबहू यहां रफ में ये काम कर लो और इसको यहां पे कॉपी मार लो। हो गया तुम्हारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का लीला समाप्त। क्लियर है कहानी? चलो इस तरह से बना लेना। सबसे बड़ा वाला को क्या मान लो, A = 420 मान लो, ठीक है, और B बराबर तुम क्या मान लो 130 मान लो। तो सबसे पहले 420, ठीक है, बराबर कितना लिखोगे 130। देखो A = BQ, Q किसको मानने को बोले थे, देखो A इसको मान लिए, B इसको मान लिए, तो Q आया तुम्हारा 3, तो गुना में कर दो 3, प्लस में शेष कितना आया बच्चा, तो 30। क्लियर हुआ कहानी? ये फर्स्ट स्टेप की कहानी। अब फर्स्ट स्टेप को यदि ब्लॉक कर दो तो क्या बचा, A की जगह ये बचा B Q R, ठीक है। तो यहां पे लेके आ जाओ 130, तुम्हारा A की जगह पे अब ये आ गया, A की जगह पे ये आ गया, B की जगह पे तुम्हारा 30 आ गया, तो B की जगह 30 लिख दो। अब बताओ Q की जगह पे 4 आ गया, तो Q की जगह पे तुम 4 कर दो, प्लस उसके बाद R की जगह पे कितना आ गया बच्चा, तो 10 आ गया। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट स्टेप में चलो तो देखो A की जगह पे 30 आ जाएगा, A की जगह पे केवल 30 आ जाएगा,
उसके बाद बी के जगह पे ये 10 आ जाएगा, उसके बाद क्यू की जगह पे तुम्हारा 3 आ जाएगा, और प्लस शेष में कितना आ गया 0 0, कुछ भी नहीं तो 0। और जहां तक 0 0 नहीं आ जाता है शेष में, वहां तक तुमको सोल्यूशन करते जाना है। क्लियर है। और ये जो तुम्हारे सामने आखिरी पॉइंट में ये जो बी की जगह पे निकल के आता है ना बच्चा, इसी को बोलते हैं HCF। यही होता है तुम्हारा HCF। ऐसे ही बनाया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF। क्लियर हुआ कहानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे बनाया जाएगा हमको। इसके पास जो भी क्वेश्चन हो, क्लियर हो जाएगी कहानी। कभी कभी नंबर तुम्हारे पास 3 रहेगा, जैसे एक 420 हुआ, 130 हुआ, तो और कुछ नंबर दे देगा 60 20 70 80 90 कुछ भी। तीसरा नंबर तो किसी भी दो का सबसे पहले इस तरह से यूक्लिड विभाजन बना दो, और आखिरी में जो बचा उससे अगला के साथ उसका कटअप करना शुरू कर दो और उसका रिलेशन आगे दिखा दो। क्लियर है कहानी। जब हम लोग क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। अब हमें ये बताओ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया, क्या है क्या नहीं है, एकदम शॉर्ट विधि बताया तुम्हें बच्चा, एकदम आसान तरीका से। अगर बात करोगे तुम तो देखो, ये होता है तुम्हारा भाज्य, ठीक है, ये होता है तुम्हारा भाजक, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। यही कहानी तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर इसी को बोलो तो हम इसको बोल सकते हैं भाज्य, ठीक है, इसको बोलेंगे भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। बताओ, ये तो बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हो, अब बताओ तो नहीं होगा ये। यही चीज जो है इसको यहां पे पुटअप करके इंग्लिश नाम का पहला अल्फाबेट लिया और उसके बाद पुट करके दिखा दिया, तो इसको बोल दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। 10 क्लास यानी कि हलवा, कुछ भी दम नहीं है इसमें, एकदम बच्चा वाला क्लास है तुम्हारे पास। क्लियर हुआ बात एकदम, कैसे बनाया जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। चलो बच्चा, तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्लियर है कहानी। आखिरी में हम क्वेश्चंस लिख देंगे, कौन कौन क्वेश्चंस तुम्हें बनाने हैं। क्लियर हो गया बात। तो चलो नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या था उसके तरफ। तो ये रहा हमारा अगला टॉपिक, क्या है हमारे पास, गुणनखंड वृक्ष। क्लियर है कहानी ना। ये हमारा कितना, तो तीसरा पॉइंट है बच्चा। इस तरह से हमने कितना पॉइंट क्रिएट किया था, तो लगभग 8 पॉइंट क्रिएट किया था। और 8 पॉइंट पढ़ने के बाद इजिली क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का पूरी तरह से पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्लियर है बात एकदम। तो चलो बच्चा, क्या है अगला, तो गुणनखंड वृक्ष। अब गुणनखंड वृक्ष कैसे दिखाना है आपको, गुणनखंड वृक्ष दिखेगा कैसा, होता है कैसे, बनाना क्या है, तो सीधा समझो, गुणनखंड खोलने तो आता है ना सबको, अगर गुणनखंड तोड़ने आता है तो ये आ गया, कुछ भी दम नहीं है इसमें। तो इसके लिए चलो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन कहां से लाया जाए बच्चा, तो चलो क्वेश्चन में खुद से लिख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो हम कितना लेके आ जाए, चलो 1024, इजिली टूटता है ना ये, 1024 का गुणनखंड वृक्ष खोलते हैं हम। तो ज्यादा कुछ भी नाटक नहीं करो, 1024 है, खोल दो इसको। तो चलो ये हो गया। बताओ कितना से तोड़ा जाए, तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा, तो ये 1024 है 512 आ जाएगा, 512 को फिर 2 से तोड़ दो, तो बताओ कितना आएगा, 256 से टूटेगा। 256 को पुनः तोड़ो 2 से, तो कितना आएगा बच्चा, तो 256 आ जाएगा बच्चा, 128 आ जाएगा। 128 को 2 से ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 64 बोले तो 64 आएगा। 64 को फिर 2 से ब्रेक करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32। 32 को फिर 2 से ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। 16 को 2 से ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8। चलो 8 तक छोड़ते हैं। अब 8 के बाद यहां देखो, 8 को जब हम 2 से ब्रेक करते हैं बच्चा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4। 4 को 2 से ब्रेक कर दो तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2। यानी कि 2 को भी ब्रेक किया जा सकता है, ये तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाता है 2, क्योंकि 2 से ही कटेगा डायरेक्टली या 1 से कटेगा। क्लियर है। तो ये इस तरह से जब दिखाते हैं हम, ये देखो बोर्ड पे जगह कम पड़ गई इसलिए हम 8 को यहां पे लिख के आगे तोड़े थे। इस तरह से जब दिखाया जाता है तो इसको बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। कहानी थोड़ा गौर से समझो। देखो 512 में अगर 2 से गुना कर दो तो इसके बराबर आ जाएगा, अगर इसको 2 से भाग कर दो तो इसके बराबर आ जाएगा। यानी रिलेशन समझना, अगर ये जो है इसको इससे गुना करो तो इतना के बराबर आएगा, अगर इसको जो है इससे कट करो तो इतना के बराबर आएगा। तो जब भी इस तरह से कुछ चीजें आएगी, जैसे मान लो यहां पे हटा दिया जाता 64 को और पूछा जाता कि यहां पे क्या भरा जाएगा, तो तुमको ये देखना होता कि 2 को 28 से काटेंगे, 2 से अगर 128 को काटेंगे तो कितना आएगा, खुद से भर लोगे। तो इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चंस बच्चा।
ठीक है, तो गुणनखंड वृक्ष होता कैसा है इसकी शकल समझ में आई। केवल गुणनखंड खोलना है। अब एक बात बताओ, 1024 का ऐसे ही गुणनखंड खोलना होता तो तुम क्या करते? 2 से करते 512 लिखते, 2 से करते फिर तुम यहां पे कितना लिखते तो 256 लिखते, फिर 2 से करते 128 लिखते, फिर 2 से करते तो 64 लिखते। इस तरह से ही आगे बढ़ते चला जाता। सेम वही कॉन्सेप्ट को तो यहां पे अप्लाई किया गया, यानी गुणनखंड को मैं ऐसे ना खोल के और ऐसे खोल के दिखा दिए। ठीक है, यही है तुम्हारा गुणनखंड वृक्ष। क्लियर हुआ कहानी यहां तक? मैटर क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ? तो आज की हम लोग कहानी जो है यहीं पे समाप्त करेंगे, गुणनखंड वृक्ष तक ही। क्लियर हुआ बात? अब आप एक काम करके लाओगे, आज आप एक काम करोगे, वो काम क्या होगा, ये क्वेश्चंस फाइंड करके लाओगे। ठीक है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन से आप बना के लाओगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आपका पहला 135 और 225, 135 तथा 225। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, वो है बच्चा 455 और 42, 455 तथा 42। तीसरा क्वेश्चन आपके पास रहेगा आज के लिए 196 और 196 तथा कितना लिख दिया जाए बच्चा 38220, 38220। और दूसरा बात, गुणनखंड वृक्ष की कहानी बोले तो 1225 को ब्रेक करना है एक, दूसरा ब्रेक करो तुम, ज्यादा नहीं एकदम आसान देते हैं तुम्हारे लिए, 840 को ब्रेक करो। ये गुणनखंड वृक्ष से ब्रेक करना और इसका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्यूशन कर लेना, यानी कि एचसीएफ निकाल लेना। क्लियर है कहानी? तो आज की लेक्चर हम यहीं पे करते हैं समाप्त बच्चा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इस बैच से काफी मजा आने वाला है आपको और काफी फायदा होने वाला है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो क्लास 10 में पढ़ने वाले, सबके पास इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर जरूर कर दो, सबको बता दो इसके बारे में, क्योंकि हमारा टारगेट है पूरे बिहार में पहुंचना। हर बच्चों को इससे फायदा होनी चाहिए। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।